ट्रिंग 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 ट्रिंग। आधी रात को कर्नल राजवीर सिंह का मोबाइल बजता है। वे विशाखा की चिंता में सोए नहीं थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल की रिंग उनके कानों में पड़ी वे चौंक गए। उन्होंने सोचा कि कल्याणी का फ़ोन होगा और उन्होंने झट से फ़ोन रिसीव किया। हेलो कर्नल सिंह, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल से डॉक्टर मेजर कपूर बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ का अचानक शुगर लेवल लो हो गया है और वे बेहोश हो गई है। चिंता की कोई बात नहीं है, बट आई थॉट आई मस्ट इन्फॉर्म यू। कर्नल साहब ने घबराते हुए कहा, वो बहुत टेंशन ले लेती है। और मेरी बेटी विशाखा, हाउ इज शी? उसका फीवर उतरा क्या? हेलो 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 डॉक्टर कपूर। फ़ोन नेटवर्क कनेक्शन की वजह से कट चुका था। कर्नल साहब ने बंगले पर तैनात जवान से कहा, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम यहाँ ध्यान रखना। इतना कहते ही वे बुलेट स्पीड से अपनी जीप को मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ भगाने लगे। रात में आर्मी कैंटोनमेंट की सड़कें सुनसान थी और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगे। जैसे ही वे वार्ड में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि विशाखा के बगल वाले बेड पर कल्याणी सिर झुकाए बैठी है। कल्याणी, आर यू ऑल राइट? कर्नल साहब की आवाज़ में घबराहट साफ साफ दिख रही थी। आई एम ओके, यू नो इट वॉज अगेन द हाइपोग्लाइसीमिया, कल्याणी ने कहा। तुम इतनी टेंशन लेती ही क्यों हो? शुगर लेवल का अचानक से नीचे आ जाना कैन बी डेंजरस फॉर योर लाइफ। कर्नल साहब ने बेड पर कल्याणी के बगल में बैठते हुए कहा। अरे बात ही ऐसी थी, तुम होते तो तुम भी टेंशन में आ जाते, कल्याणी ने कहा। कर्नल साहब ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ था कल्याणी? इसी बीच डॉक्टर मेजर कपूर भी वार्ड में आ गए और उन्होंने कर्नल साहब से कहा, हेलो कर्नल सिंह, I'm Major S.K. Kapoor. Today I'm here on emergency duty. Mrs. Singh and me were discussing about Vishakha treatment and we heard some noise around. हम भागते हुए विशाखा के बेड पर पहुंचे. When we reached here, we shocked. There was a huge snake sitting on her bed. कर्नल साहब ने हैरान होकर कहा, क्या सांप? यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में? How can is this possible? फिर क्या हुआ? कल्याणी ने कहा, मैं बेहोश होकर दरवाजे के नज़दीक ही गिर गई थी और जब मुझे थोड़ी देर पहले होश आया तो मैंने खुद को विशाखा के इसी बगल वाले बेड पर पाया। डॉक्टर मेजर कपूर ने कहा, हम सब लोग मिसेस सिंह के ट्रीटमेंट में इंगेज हो गए। इनको ग्लूकोज लगाया और जब तक इन्हें होश आया तब तक वो स्नेक जा चुका था। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ। कर्नल साहब ने लंबी सांस ली और कहा, ओह थैंक गॉड। पता नहीं इस मिलिट्री हॉस्पिटल में सांप कैसे आ गया। अगर किसी को डस लेता तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? विशाखा का फीवर अब कैसा है? डॉक्टर मेजर कपूर ने कहा। हैरानी की बात तो ये है कि मैं मिसेस सिंह से डिस्कस करने के बाद विशाखा को स्लाइन लगाने ही वाला था कि वो स्नेक इंसिडेंस हो गया, लेकिन उस सांप के जाते ही विशाखा का बुखार उतरने लगा है। Now the fever is 100 and it's gradually coming down. कर्नल सिंह ने कल्याणी की तरफ देखा और कल्याणी ने आंखें बंद करके जैसे उन्हें इत्मीनान से रहने का इशारा किया। सुबह सुबह नागधाम में महंत जी यानी नागेश स्वामी आराधना के लिए उठे। नागधाम के प्रवेश द्वार पर स्वामी नागेश सबसे पहले सुबह अंधेरे में ही झाड़ू लगा देते हैं, फिर स्नान करके शिव जी की विशाल मूर्ति का जलाभिषेक करते हैं। यह नियम कई दशकों से चला आ रहा है। आज जब वे प्रवेश द्वार पर झाड़ू लगाकर जलाभिषेक के लिए शिव जी की प्रतिमा पर गए, तब उन्हें अंधेरे में शिव जी की मूर्ति के ऊपर कुछ हलचल दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो हैरान हो गए। उनके मुंह से निकला, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? आज शिव जी की गर्दन में पत्थर का नहीं बल्कि ये असली सांप लिपटा है। वाह क्या व्यंगम दृश्य है। लेकिन ये कोई मामूली नाग देवता नहीं मालूम पड़ते हैं। इनके पूरे शरीर में कितना तेज है, कितना अलौकिक प्रकाश है इनके फन के ऊपर। आहा, ये अद्भुत है। सभी सर्पों में ये एक विशेष अति विशेष नाग है। इतना विलक्षण, इतना मनोरम, अद्वितीय नागदेव मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा। नागेश स्वामी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर शिव जी के चरणों में झुका दिया। बहुत देर तक महंत जी इसी मुद्रा में शिव जी को समर्पित होकर आभार व्यक्त करते रहे। वे मन ही मन शिव जी से कह रहे थे, हे देवों के देव, आपकी कोई लीला जरूर है।
जो आपने ऐसा मनोरम और विलक्षण दृश्य मेरे सामने प्रस्तुत किया है। आपके गले में जो नाग देवता लिपटे हैं वे असाधारण हैं। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा अद्वितीय ज्योतिषमय विशाल नाग पूरे सर्प प्रजाति में पाया जाता होगा। हे महेश, आपकी लीला आप ही जाने, मैं तो बस आपका श्रेणी हूँ। आपने मुझे इस दर्शन लाभ के योग्य समझा। अचानक महंत जी को ऐसा लगा जैसे उनके आसपास डमरू बजना शुरू हो गया है और कोई उनके कानों के समीप आकर कुछ कह रहा है। वे बगैर अपनी आंखें खोले ध्यानपूर्वक उस आती हुई आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगी। नागेश, तुम्हें जो आभास हुआ वो सत्य है। तुमने एक गैर मामूली नाग का दृश्य देखा है। आज हजारों सालों के बाद नागलोक के महाराजा दुनिया भर के नागवंशियों में सर्वश्रेष्ठ नागराज वासुकी को पृथ्वीलोक में जाना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? इस रहस्य का उद्घाटन तुम्हारे सामने आने वाली नागपंचमी को होगा, क्योंकि उस दिन इस नागधाम में उनका पदार्पण होगा, जिनकी वजह से नागराज वासुकी आज मृत्युलोक में पधारे हैं। तुम्हारे सामने जो घटित हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाने वाले हर नाग नागिन को नागधाम के भ्रमण का आदेश मैंने दिया है। तुम नाग पंचमी की प्रतीक्षा करो और उस आगंतुक के स्वागत की तैयारी करो। याद रखना, इस बात की जानकारी तुम्हारे अति प्रिय शिष्यों के अलावा किसी और को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गिद्धाधीश के उपासक भी वेश बदलकर नागधाम में आते जाते रहते हैं। धीरे धीरे डमरू की आवाज़ मध्यम होती चली गई और महंत जी के कानों में एक सन्नाटा पसरने लगा। महंत जी सम्मोहन की मुद्रा में बहुत देर तक उसी आवाज़ में रहे और फिर धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली, उजाला चारों तरफ फैल चुका था। उन्होंने झट से शिवजी की प्रतिमा की तरफ देखा तो उनकी गर्दन में लिपटे हुए नागराज नदारद थे। महंत जी की आंखों में आंसू थे और वे उठकर साधना कक्ष की ओर चल पड़े। मिलिट्री हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही कल्याणी की आंख लग गई। वो हड़बड़ाकर तब उठी जब उसका फ़ोन बजने लगा। नमस्ते आंटी, मैं सलमा बोल रही हूँ। वो विशाखा को कल शाम को फ़ोन किया था और अभी भी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। कल्याणी के फ़ोन उठाते ही विशाखा की बेस्ट फ्रेंड ने कहा। कल्याणी ने जवाब दिया, हाय सलमा, कैसी हो बेटा? वो क्या है ना, विशाखा को अचानक तेज़ बुखार हो गया है। उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सलमा ने कहा, क्या विशाखा को हाई फीवर है और उस कमबख्त ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया? आंटी, आप भी उसको समझाओ ना। वो कॉलेज ड्रामा सोसाइटी की हेड है और इस साल एनुअल डे ड्रामा की तैयारियों के लिए वो बिल्कुल मरी जा रही है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखती है और ना ही उसे कोरोना पैंडेमिक का कोई डर है। अच्छा आंटी, इसका कोरोना टेस्ट करवाया है ना? कल्याणी ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने सभी तरह के टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट किया है। आज सारे रिपोर्ट आ जाएंगी। सलमा ने कहा, आंटी एक बार इस गधी को फ़ोन देना, मैं इसकी खबर लेती हूँ। कल्याणी ने इस तरफ से कहा, बेटा वो गहरी नींद में है। मिडनाइट के बाद तो उसका फीवर उतरना शुरू हुआ है। जैसे ही वो उठेगी मैं तुमसे बात करवा दूंगी। मम्मा, मैं सुन रही हूँ। ये उल्लू की बच्ची सलमा है ना ऑन कॉल? ये विशाखा की आवाज़ थी। कल्याणी का चेहरा विशाखा की आवाज़ सुनकर खुशी से चमक उठा। उसने कहा, हाँ बेटा, इट्स सलमा, विलिंग टू टॉक टू यू। शी इज़ वरीड बिकॉज योर फोन इज़ नॉट रीचेबल। लो बात कर लो। विशाखा ने फ़ोन लिया और धीमी आवाज़ में बोली, अबे शैतान की, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और तू यहाँ नहीं आकर फ़ोन पर भाषण दे रही है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। सलमा ने कहा, चाहे किसी भी हाल में रहे तू बदल नहीं सकती। अरे मुझे क्या सपना आया है कि तुम्हें हाई फीवर है और तू हॉस्पिटलाइज्ड है। चल अब फ़ोन रख, आ रही हूँ 1 घंटे में। विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन यार, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, यहाँ 1 से ज़्यादा अटेंडेंट अलाउड नहीं है और आजकल कोरोना की वजह से विजिटर्स और स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, अंडरस्टैंड? अब मुझे रिलीज हो जाने दे, फिर घर पर मिलेंगे। और हाँ, तुमने सपने की बात की ना, तो मैं तुम्हें अपने एक सपने की बात मिलकर बताऊंगी। ओके, चल ठीक है, बाय। सलमा ने कहा,
बाय विशाखू माय डार्लिंग, जल्दी से डिस्चार्ज हो जा, मैं तुम्हारे लिए आज दुआ करूंगी। कर्नल साहब को कल्याणी ने विशाखा के उठने की खबर फोन पर बता दी। उन्होंने कल्याणी से कहा, आज मुझे लौटने में शाम हो जाएगी, तुम विशाखा का ख्याल रखना। कल्याणी ने कहा, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर, बाय। सुबह 10 बजे डॉक्टर मेजर कपूर वार्ड में राउंड पर आए। उन्होंने कल्याणी से कहा, आज आफ्टर लंच विशाखा के सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद अगर सब ठीक रहा देन वी कैन डिस्चार्ज हर। कल्याणी ने कहा, इट्स ओके डॉक्टर कपूर, एज यू थिंक फिट, थैंक यू। उधर नागधाम में स्वसाधना से निवृत्त होकर महंत नागेश स्वामी रोज की तरह सर्प साधकों को संबोधित करने के लिए कक्ष में उपस्थित होते हैं। उनके आसन पर बैठने से पूर्व सभी सर्प साधक अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नागेश स्वामी बैठकर माइक ऑन करते हैं, सभी नाग उपासक बैठ जाते हैं। महंत नागेश स्वामी ने बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वो नागा प्रियंता में ये केचित पृथ्वी तले ये चे हेलिमृच स्था ये न त्रे दिवि संस्थेता ये नदीषु महानागा ये सरस्वतींगामिन ये चे वापिड़ता गेणु तेषु सर्वेषु वे नमः। जो नए सर्प साधक है उनके लिए मैं इस मंत्र का अर्थ बता देता हूँ। इस नाग उपासना मंत्र के माध्यम से साधक कहना चाहता है कि संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाबों, नल, कूप, सूर्य की किरणों आदि जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान है, वे सभी हमारे दुखों को दूर कर हमारे सुख शांति पूर्वक जीवन दे। उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। नागधाम के सभी साधक अपनी साधना और उद्बोधन की शुरुआत इसी मंत्र से करते हैं। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे नागधाम में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा नाग पंचमी का पर्व इस वर्ष बहुत ही भव्यतापूर्ण होगा। इस सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम सभी नाग साधक नाग पंचमी का त्योहार अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाएंगे। आपको तो ज्ञात है ही कि भविष्य पुराण में नाग पूजन की परंपरा, विधि और इसके लाभ का भी जिक्र किया गया है। हम पुराणों में वर्णित सभी नियमों का अक्षरांश पालन करेंगे। नाग पंचमी के इसी पंचमी तिथि को ब्राह्मण जी ने नागों को वर दिया था कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक उनकी रक्षा करेंगे। पंचमी के दिन ही आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी और उन्हें भस्म होने से बचाया था। इसलिए पंचमी तिथि नागों को विशेष प्रिय है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन नागलोक में भी उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए हम लोग भी पृथ्वी लोक में नागधाम में नाग पंचमी का भव्य उत्सव मनाएंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। महंत जी की बातों को सुनकर सभी नाग साधक उत्साहित हो गए। सबने एक स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय। महंत जी के प्रिय शिष्य साधक कलिकेश ने कहा, महंत जी, इस बार लगता है नाग पंचमी हम नाग उपासकों के लिए अति विशेष होने वाली है। महंत जी ने कहा, हाँ कलिकेश, तुमने ये बात कही तो मैं भी एक विशेष सूचना तुम सब तक पहुंचाने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें संभवत अपने कानों पर यकीन न हो, लेकिन यह सत्य है कि नागलोक के महाराजा समस्त नाग नागिनों में सर्वश्रेष्ठ जटाधारी भगवान शंकर के प्रिय नागराज वासुकी किसी अति आवश्यक कार्य से इस मृत्युलोक में पधारे हैं। नागराज को पृथ्वी लोक में क्यों आना पड़ा, ये एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसके ऊपर से इसी नाग पंचमी के दिन ही पर्दा उठेगा। उस दिन हमारे नागधाम में एक ऐसे आगंतुक पदार्पण होगा जिनकी वजह से नागराज वासुकी इस मृत्यु लोक में पधारे हैं। हम सबको नाग पंचमी का बेसब्री से इंतजार भी करना होगा और पूरी तन्मयता से उत्सव की तैयारी भी। महंत जी की बातों को सुनकर सभी सर्प साधक के चेहरे पर अचरज और उत्साह का भाव था, लेकिन सभानागर में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी मौजूद था जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो एक इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसके हाथ कोई बड़ा राज लग गया हो जिसका उसे बहुत दिनों से इंतजार था। उसकी कुटिलता से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे इस राज के बदले कोई बड़ा इनाम मिलने वाला हो। ये व्यक्ति सर्प साधकों में सबसे नाटा और मोटा था। कुछ ही दिन पहले ये नागधाम आया था। इसने महंत जी का दिल जीतने के लिए 1 वर्ष तक नागधाम में सेवक की तरह सेवा दी थी। अभी कुछ ही दिन पहले महंत जी ने इसे नाग साधना के लिए चयनित किया था। इस छोटे कद के व्यक्ति का नाम है आदिकेशवन।
मिलिट्री हॉस्पिटल में कल्याणी के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उसने कर्नल साहब को कॉल किया और कहा विशाखा के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। कोविड-19 टेस्ट भी नेगेटिव आया है। डॉक्टर कपूर सेड दैट ही विल डिस्चार्ज हर इन द इवनिंग। कर्नल साहब ने कहा दैट्स वेरी गुड। आई विल कम टू मिलिट्री हॉस्पिटल टू टेक यू होम। बाय, टेक केयर। कल्याणी ने विशाखा से पूछा बेटा आज रात में मैं तुम्हारे मनपसंद खाना बनाऊंगी। Tell me what you will like to have in dinner. Mama, I will prefer a glass of milk. विशाखा ने कहा तुमने तो दूध में डुबाकर भी रख दिया जाए तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा। बचपन से मिल्क तुम्हारा फेवरेट रहा है। चलो मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए आलू के पराठे और मूंगफली की चटनी बना दूंगी। ओके, कल्याणी ने हंसते हुए कहा। ओके मम्मा, यू आर सो स्वीट, कहते हुए विशाखा ने कल्याणी को गले से लगा लिया। उधर नागधाम में महंत जी का वक्तव्य खत्म होते ही आदिकेश धाम के पिछवाड़े बने बगीचे में जाता है और वहां जाकर पेड़ों की आड़ में अपने दोनों हाथ ऐसे फैला देता है जैसे कोई पक्षी उड़ने से पहले करता है। वो अपनी दोनों आंखें बंद कर कर कहता है धरती अंबर पर करे जे राज गिद्धाधीश के हम जाबाज। और अचानक वह एक चील का रूप धारण कर आसमान में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते आदि केशव कहता है मैं आ रहा हूँ, आज एक ज़रूरी सूचना ला रहा हूँ। क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज और बाकी के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।